हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैली ह्यूमन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टैली सॉफ्टवेयर, अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि भैया 2021 में हमें किस तरीके से जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि किसी भी तरीके की कोई फ़ीस पे नहीं करनी होती है, आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर किसी कंसल्टेंट से अप्लाई करवा रहे हो, किसी प्रोफेशनल से अप्लाई करवा रहे हो तो उसको फ़ीस नहीं पे करोगे। वो चैप्टर अपनी जगह है भाई साहब, उन्होंने पढ़ाई की है उस चीज़ की, प्रोफेशनल अपनी फ़ीस के जो आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहा है उसके पैसे तो आपसे लेगा ही लेगा। अगर आप खुद कैपेबल हो, अगर आप नॉलेज जानते हो अगर थोड़ी बहुत, तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। बाकी हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर आपको बताएं कि जीएसटी नंबर कब और किसको लेना है, कंपोजिशन में ले या रेगुलर में ले, कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखना है, किस तरीके से पूरा प्रोसेस होगा अप्लाई करने का। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। ठीक है, चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि लेटेस्ट तरीके से जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए किस तरीके से हमें अप्लाई करना है। सबसे पहले हम समझते हैं जीएसटी नंबर कब और किसको लेना चाहिए। तो भाई साहब, जीएसटी नंबर लेने के दो तरीके हैं। एक तो आप थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर दो, या फिर वॉलंटरी, अगर आपको खुद को लगता है कि भाई साहब आपको जीएसटी की आवश्यकता है तो आप जीएसटी नंबर को ले सकते हैं। ये सर दोनों का मतलब बताओ। पहले तो सिंपल सा फंडा समझ लो कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। थ्रेशोल्ड लिमिट, अगर आप गुड्स का काम करते हो, क्या करते हो भाई साहब, गुड्स का काम करते हो और आप नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में रहते हो। स्पेशल कैटेगरी कौन सी हो गई, पहाड़ी इलाके हो गए, नॉर्थ ईस्टर्न के, वो मैं भी आपको लिस्ट दिखा दूंगा। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में रहते हो तो पहले ये लिमिट 20 लाख और 10 लाख होती थी, पर अब मेरे भाई ये बढ़ा दी गई ये लिमिट। अब कर दी गई है 40 लाख फॉर गुड्स एंड 20 लाख फॉर सर्विस सेक्टर। वो पहले भी 20 थी, अब भी 20 है। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कराते हो तो भाई साहब आप 20 लाख रुपए। अगर आप माल गुड्स आइटम को खरीद बेच करते हो तो आपकी लिमिट है 40 लाख रुपए की फॉर नॉर्मल स्टेट। स्पेशल कैटेगरी स्टेट पहाड़ी इलाके होते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, वो मैं आपको लिस्ट दोबारा से दिखा दूंगा। ठीक है, सो 40 लाख फॉर गुड्स एंड 20 लाख फॉर सर्विसेज। अगर आप दोनों ही करते हो तो भाई साहब आपकी लिस्ट जो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है वो रहेगी 20 लाख। अगर आप दोनों ही काम करते हो, गुड्स और सर्विस दोनों करते हो, तो 20 लाख रुपए रहेगी। सर पता कौन लगाएगा भाई साहब, पता कौन लगाएगा कि मेरी लिमिट 40 लाख रुपए हो गई, मैं तो 80 लाख का काम कर रहा हूँ, किसी को क्या पता। तो मेरे भाई, गवर्नमेंट के कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। आपके पेन बेस्ड सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, आपको नहीं तो आपके सामने वाले को। मान लो आप अपनी टर्नओवर को छुपा भी रहे हो, आपने अभी कोई काम करते हो, नॉर्मली परचून वगैरह का काम करते हो, डेली नीड्स की शॉप है, आपकी शॉप 60 लाख रुपए का काम कर रहा है, पर आप तो कहते हो साहब मैं तो 40 लाख रुपए अभी मेरी क्रॉस ही नहीं हुई है, तो गवर्नमेंट कैसे पकड़ेगी। तो गवर्नमेंट पकड़ती है पेन के ऊपर, आपके पेन पे जितने ट्रांजेक्शन होंगे उसके बेस पे गवर्नमेंट आपको पकड़ेगी। वो पकड़ेगी कैसे, मान लो आप अगर सामने वाले से अगर आप माल लेके आ रहे हो, तो माल लेके आ रहे हो तो सामने वाले के भी ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि अगर उसके पास भी कोई 50,000 रुपये से ज़्यादा का अगर वो गुड्स को सेल कर रहा है तो उसका पैन, आधार, इन सब चीज़ों को रखे। इसके अलावा जब वो 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा की सेल कर रहा है तो B2C लार्ज में दिखाएगा। सो ओवरऑल ट्रैकिंग के बहुत सारे ऑप्शन हैं। बट हाँ, आपको ये देखना है कि एक्चुअली मुझे जीएसटी नंबर कब लेना चाहिए। अभी तो केवल ये थ्रेशोल्ड लिमिट की बात हो रही है, तो एक छोटा सा चैप्टर है कि आपका टर्नओवर भाई साहब 40 लाख रुपए से ज़्यादा हो गया गुड्स वाले केस में तो जीएसटी नंबर लो। अगर आपका सर्विस वाले केस में 20 लाख से ज़्यादा हो गया तो जीएसटी नंबर लो। अगर आप गुड्स और सर्विस करते हो तो आपका 20 लाख से ज़्यादा हो गया तो जीएसटी नंबर लो। परंतु प्रैक्टिकली ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। प्रैक्टिकली कहानी कुछ और ही होती है। प्रैक्टिकली थ्रेशोल्ड लिमिट तो बहुत दूर की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेरे बिजनेस को जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट है या नहीं, मेरे बिजनेस में किस तरीके की डीलिंग होती है। तो वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको आज समझने की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में। अभी मैं आगे आपको कुछ गहराइयाँ बताने वाला हूँ कि आपको एक्चुअली जीएसटी नंबर कब लेना चाहिए। फिर बता दूँ, इसका प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा थ्रेशोल्ड लिमिट का लेन देन नहीं है। प्रैक्टिकली आपका बिजनेस जो है, जो आपकी रोजी रोटी है, वो क्या रिक्वायरमेंट है उसको जीएसटी नंबर की कि नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट हमें पता लगेगी कि हमारे बिजनेस का तरीका किस तरीके का है। वो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि हमें कौन सी स्कीम में जाना चाहिए, कंपोजिशन में, रेगुलर में, या हमें रेगुलर में भी 2 स्कीम होती है उसमें कब जाना चाहिए, या हमें जीएसटी नंबर ही कब लेना चाहिए। बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की। तो वो भैया आपके सामने स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, इस तरीके से 11 स्टेट हैं। अगर आप यहाँ पे रहते हो तो आपकी जो लिमिट है वो भाई साहब रहेगी 20 लाख रुपए गुड्स वाले केस में, 10 लाख रुपए सर्विस सेक्टर वाले केस में। ये तो हो गया भाई साहब थ्रेशोल्ड लिमिट की कहानी। अब वॉलंटरी बेसिस पे देखेंगे या कंपलसरी बेसिस पे देखेंगे। इससे पहले कंपलसरी बेस पे और देख लेते हैं। 3 तरीके हो गए। एक तो हो गया भाई साहब आपका थ्रेशोल्ड लिमिट, वो आपसे डिस्कस कर लिया। दूसरा कंपलसरी बेसिस पे, और तीसरा वॉलंटरी बेसिस पे देखेंगे। सो कंपलसरी बेसिस पे आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर लेना चाहिए, लेना पड़ेगा। कब भाई साहब, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो। मान लो आप एक राज्य में दूसरे राज्य में माल बेच रहे हो तो आप बिना जीएसटी के नहीं बेच सकते हो। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, पर्सन टैक्स अंडर द रिवर्स चार्जेस बेसिस, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, और तमाम तरीके के आपके सामने कहानी। अगर आप टीडीएस डिडक्ट करते हो जीएसटी वाला, अगर आप टीसीएस कलेक्ट करते हो जीएसटी वाला,
अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो तो इन चीज़ों के बिहाफ पे आपको कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट का कहना है भाई साहब आप प्योर व्यापारी हो तो भाई साहब थ्रेशोल्ड लिमिट को छोड़ो, आपके लिए कंपलसरी आप जीएसटी नंबर ले लो मेरे भाई, ठीक है साहब। तीसरा रीज़न और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न, अब जो रीज़न आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो आपको पता है, अगर इंटरस्टेट सप्लाई करो तो भाई साहब लेना ही पड़ेगा, थ्रेशोल्ड लिमिट हो गई तो लेना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज में काम तो लेना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्ट करते हो जीएसटी वाला। भाई जीएसटी का टीडीएस कौन डिडक्ट करता है? जीएसटी का टीडीएस बेसिकली गवर्नमेंट सप्लाई, अगर आप किसी गवर्नमेंट ही बेसिकली, तो जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई सप्लाई करता है तो वो जीएसटी का टीडीएस डिडक्ट करता है। ठीक इसी तरीके से जीएसटी का टीसीएस कौन कलेक्ट करेगा? जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप एक बड़े व्यापारी हो, तो ये केस उस केस में यहाँ पे आपको कंपलसरी लेना ही पड़ेगा। बट तीसरा केस इंपॉर्टेंट है, जिसका एग्जांपल मैं अपने ऊपर भी दे दूंगा आपको, ठीक है। तो तीसरा केस क्या है उसको समझो कि मेरे को रेगुलर में जाना चाहिए, कंपोजिशन में, या मुझे जीएसटी नंबर लेना भी चाहिए कि नहीं। तो मेरे भाई आप सबसे पहले एक चीज़ को समझो, थ्रेशोल्ड लिमिट को छोड़ दो। मान लो अगर मैं एक ऐसा व्यापारी हूँ सर, मेरी तो परचून की शॉप है, डेली नीड्स की शॉप है। अब वहाँ पे जो कस्टमर आ रहे हैं वो कोई व्यापारी तो लेने नहीं आ रहा। मतलब हमें समझना पड़ेगा पहले कि मेरे जो बिजनेस का करने का तरीका वो क्या है। अगर मेरे पास केवल कंज्यूमर आता है जो एक व्यापारी नहीं है, अगर एक कंज्यूमर आता है तो मुझे जीएसटी नंबर की ज़रूरत जब तक मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं होती तब तक मुझे नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो लेने आ रहा है वो एक कंज्यूमर है। उसको मतलब नहीं है भाई साहब, उसको मतलब नहीं है कि आप टैक्स जमा कर रहे हो, आप टैक्स नहीं जमा कर रहे। जैसा कि आप जाते हो अपनी डेली नीड्स की कोई भी अगर आइटम आप लेने जाते हो तो वहाँ पे मतलब नहीं है उसको कि आपने टैक्स नंबर लिया है नहीं लिया, जमा करते हो या नहीं करते हो। तो उस केस के अंदर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होगी तो गवर्नमेंट आपको अपने आप कह देगी भाई साहब जीएसटी नंबर लो, नहीं तो आपको अपने आप रातों की नींद आपकी उड़ जाएगी, आप अपने आप ही लेने लग जाओगे। क्योंकि जब आपकी लिमिट क्रॉस होगी, पैसा ज़्यादा आएगा, टर्नओवर बढ़ेगा, तो भाई साहब जीएसटी नंबर तो लेना पड़ेगा, ठीक है। या गवर्नमेंट को आपकी कोई ना कोई जो है रिपोर्ट पहुंच जाएगी किसी भी तरीके से, वो चाहे पैन बेस्ड ट्रांजैक्शन हो या बैंक में आपने ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर दिए, कहीं ना कहीं आप पकड़े जाओगे, तो आप लोगे ही लोगे, ठीक है। बट अगर आपके बिजनेस करने का तरीका B2B है, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, मान लो आप जो माल बेचते हो वो अधिकांशता ऑलमोस्ट आप 90% अपने बिजनेस का किसको बेचते हो? B2B को बेचते हो। B2B मतलब जो सामने वाला आपसे माल लेने आ रहा है वो एंड यूज़र नहीं है, वो भी कंज्यूमर है। तो आपका टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस ना करे तो भी आपको लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा सर? क्यों लेना पड़ेगा भाई? आपका व्यापार खराब होगा ना, आपके बिजनेस रिलेशन खराब होंगे, तो व्यापार चलाओगे कैसे? तो व्यापार चलाने के लिए जीएसटी नंबर तो लेना पड़ेगा। मान लो जैसे मेरा काम है, मैं एक अकाउंटेंट हूँ, साथ के साथ मैं टैली का पार्टनर भी हूँ। अब टैली का पार्टनर होने के नाते भाई साहब मैं जिसको टैली बेचने जाता हूँ वो अपने बगल में किसी रिक्शे वाले को तो बेचूंगा नहीं, टेम्पो वाले को तो बेचूंगा नहीं। ऑब्वियस सी बात है, व्यापारी को बेचने जा रहा हूँ टैली। अब व्यापारी को जब टैली बेचने जा रहा हूँ तो व्यापारी कहेगा भाई साहब जीएसटी नंबर, हाँ साहब नहीं है मेरे पे, तो कहेगा भाई साहब ऐसा गेट से बाहर निकल लो आप। क्यों? क्योंकि उसके लिए टैक्स का पार्ट क्या बन जाएगा? कॉस्टिंग बन जाएगा। अगर मेरे पे जीएसटी नंबर होगा और मैं उसको इनवॉइस देता हूँ तो उसके लिए टैक्स का पार्ट क्या होगा? आईटीसी बन जाएगा। तो यहाँ पे आप तरीका समझ लो। मान लो मेरा बिजनेस एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ 10 लाख रुपए साल का ही है, कुल 10 लाख रुपए साल का, तो भी मेरे पे जीएसटी नंबर है, ठीक है, तो भी मेरे पे जीएसटी नंबर है। जबकि मैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट में नहीं रहता, नॉर्मल स्टेट में रहता हूँ, तो भी जीएसटी नंबर है। सो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपकी सप्लाई कैसी है। अगर आपकी सप्लाई B2C ज़्यादा है तो थ्रेशोल्ड लिमिट के पास आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। अगर आपकी सप्लाई B2B ज़्यादा है और B2C भी है पर B2B ज़्यादा है तो आपको जीएसटी नंबर नॉर्मल, आपका अगर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुई है तो भी आपको वॉलंटरी बेसिस पे लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा 2 तरीके के डीलर होते हैं। जब हम जीएसटी नंबर को ले रहे होते हैं तो 2 तरीके से लिया जाता है, एक है रेगुलर डीलर, एक है कंपोजिशन डीलर। सर मैं किस में जाऊँ? मुझे ये पता लग गया भाई साहब जीएसटी नंबर तो लेना है मेरे को, पर मैं किस में जाऊँ, रेगुलर में या कंपोजिशन में? तो सेम ही एग्जाम्पल मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा। अगर आपकी डीलिंग B2B ज़्यादा है, चाहे आपका टर्नओवर कुछ भी है तो भी आप रेगुलर में ही जाना। अगर आपके टर्नओवर B2B ज़्यादा नहीं है, अगर आपके ट्रांजैक्शन B2B ज़्यादा नहीं है, B2C ज़्यादा है, तो आप कंपोजिशन में भी जा सकते हो। इसके अलावा लिमिट भी है कुछ। लिमिट क्या है साहब? लिमिट क्या है? पहले तो आपको समझा दूं कि रेगुलर में भी 2 तरीके के डीलर होते हैं। हालांकि जीएसटी नंबर लेते समय आपको 2 तरीके के डीलर नहीं सिलेक्ट करना होता, आप नॉर्मल रेगुलर कंपोजिशन में जाओगे। पर फ्यूचर के लिए मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल स्कीम और QRMP स्कीम दोनों चलती हैं। आज इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा नॉर्मल QRMP पे, हालांकि आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। पर अभी मैं बताया तो नॉर्मल बेसिकली जिसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाता है उसको मैंडेटरी है नॉर्मल में जाना। जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उसके लिए ऑप्शनल है, वो नॉर्मल में जाए चाहे QRMP में जाए। QRMP का मतलब है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। इसके रिगार्डिंग बहुत वीडियो मैंने अपने चैनल पर पोस्ट किए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हो।
अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आप QRMP में नहीं जा सकते, टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप QRMP में जा सकते हो। इसके अलावा QRMP के अंदर आपको जो है 3B अपना क्वार्टरली फाइल करनी होती है और मंथली, और अगर आप रेगुलर तो आपको मंथली 3B और GST दोनों फाइल करनी पड़ती है। हालांकि मैं अगर आपको सिंगल शॉट बताऊं तो QRMP स्कीम बिल्कुल बेकार है, मैं इसको पहले ही बोल चुका हूं अपने चैनल पे कई बार। QRMP की जगह ये QRQP होनी चाहिए, क्वार्टरली रिटर्न क्वार्टरली पेमेंट। अगर आप QRMP में जाना चाहते हो या आप ऑलरेडी GST नंबर है तो पहले मेरी कुछ वीडियोस देख लेना, उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तब QRMP में जाना, अदरवाइज़ QRMP में मत जाना, झंझट का घर है, फंस जाओगे, परेशान हो जाओगे, ठीक है। सो नॉर्मल बेस्ट है आपके लिए, नॉर्मल में जाओ। हालांकि रिटर्न आपको थोड़ा सा ज़्यादा फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न तो खैर ज़्यादा फाइल नहीं करने पड़ेंगी। QRMP में कहने को आपको 3B क्वार्टरली फाइल करनी पड़ती है, बट वर्किंग फिर भी आपको मंथली ही करने पड़ती है। आई होप जो ऑलरेडी हैं रजिस्टर्ड, है वो इस चीज़ को जानते होंगे। अभी हम फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसलिए QRMP पे बहुत ज़्यादा फोकस करना भी ज़रूरी नहीं है। फिर भी देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में चले आना भैया, तमाम वीडियो हैं। सो मैंने क्या बताया आपको, थ्रेशोल्ड लिमिट से आपको एक तो GST नंबर लेना। थ्रेशोल्ड लिमिट अगर आपकी क्रॉस नहीं हुई है तो आपकी मर्जी, आप वॉलंटरी बेस पे ले सकते हो। वॉलंटरी बेस पे कब लोगे, अगर आपके B2B ट्रांजेक्शन ज़्यादा है तो वॉलंटरी बेस पे आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके बिजनेस के रिलेशन खराब होंगे, बिजनेस नहीं चलेगा तो रोजी रोटी नहीं चलेगी। अगर आपके ट्रांजेक्शन B2C ज़्यादा है तो आप थ्रेशोल्ड लिमिट जब आपकी क्रॉस हो तब ले लेना भैया, ठीक है साहब। मैंने डिसीजन ले लिया, मुझे GST नंबर चाहिए, मैं किस में जाऊँ, रेगुलर या कम पोजीशन में। रेगुलर में तब जाओगे जब आपके ट्रांजेक्शन B2B ज़्यादा हैं तो आप रेगुलर में जाओ, क्योंकि सामने वाले के लिए अगर आप कंपोजिशन का बिल लेके जाओगे तो अगेन वही प्रॉब्लम आएगी, टैक्स का पार्ट उसके लिए कॉस्टिंग हो जाएगी। इसका मतलब ये निकला कि भाई साहब छोटे व्यापारियों के लिए कंपोजिशन, जिनका B2C ट्रांजेक्शन ज़्यादा है, बड़े व्यापारियों के लिए रेगुलर, चाहे उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम है। गवर्नमेंट के द्वारा एक लिमिट निर्धारित की गई है, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये तक का है तो आप भाई साहब कंपोजिशन में जा सकते हो। यहाँ पे रिटर्न आपको कम फाइल करनी होती है, आपको केवल क्वार्टरली एक चलान पे करना होता है CMP 08, और एक रिटर्न फाइल करनी होती है आपको साल की एनुअल रिटर्न GSTR 4। तो टोटल पूरे साल में 5 रिटर्न जाती हैं। पर अगेन रिटर्न को मत देखो आपके बिजनेस को, बिजनेस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर बिजनेस आपकी रिक्वायरमेंट है रेगुलर की तो रेगुलर में जाओ, कंपोजिशन की है तो कंपोजिशन में जाओ। रेगुलर वाले केस के अंदर आपको महीने में 2 रिटर्न फाइल करने पड़ती है, साल की 24 रिटर्न हो गई, एक एनुअल रिटर्न हो गई, साल की 25 रिटर्न हो गई। QRMP के अंदर भी अगर आप जाते हो तो आपको जो है कहने को आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, पर ऐसा नहीं है। IFF आप मंथली फाइल करोगे, हालांकि ऑप्शनल है, और 3B के कैलकुलेशन भी आप मंथली करोगे। सो मेरे हिसाब से मैं तो उनको 25 रिटर्न मानता हूँ बल्कि, है ना। तो 25 रिटर्न आपको रेगुलर में फाइल करनी पड़ेगी, कंपोजिशन में आपको 5 रिटर्न फाइल करने पड़ेगी। पर रिटर्न के बिहाफ पे डिसीजन बिल्कुल मत ले लेना, ये देखो कि आपके ट्रांजेक्शन किस तरीके के हैं, B2B ज़्यादा तो रेगुलर, B2C ज़्यादा तो कंपोजिशन। चलो भैया, अब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए GST नंबर के लिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर तसल्ली से देखो, अगर नॉलेज लेनी है, नहीं लेनी तो कोई इच्छा नहीं है आपकी, ठीक है, आपकी अपनी इच्छा। सो कौन कौन से मेरे को GST रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए जो मैं तैयार रखूँ। तो भैया सबसे पहला अपनी फ़ोटो लेके बैठ जाओ, अगर आप प्रोप्राइटरशिप वाले केस में, पार्टनर वाले में हो तो सारे पार्टनर्स की फ़ोटो लेके बैठ जाओ, ठीक है। उसके बाद कॉपी ऑफ पैन कार्ड की कॉपी चाहिए, हार्ड कॉपी नहीं जाएगी, केवल आपको नंबर चाहिए। कॉपी ऑफ आधार कार्ड, हार्ड कॉपी अपलोड नहीं होगी, केवल नंबर चाहिए। मोबाइल नंबर शुड बी अटैच्ड विद आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर आधार से अटैच होना चाहिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक चाहिए भाई साहब। इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। कंसेंट लेटर चाहिए अगर आपके ब्लड रिलेशन में पिताजी वगैरह की, दादाजी की, तो आप कंसेंट लेटर से काम चला सकते हो। लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट चाहिए भाई साहब, जो कि आपको बताता हो कि ये प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का ऑनरशिप का प्रूफ देता हो। इसके अलावा आप प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट लगा सकते हो, या आप प्रूफ के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लगा सकते हो। रेंटेड है तो रेंट वाले डॉक्यूमेंट लगेंगे, लीज है तो लीज वाले डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। इसके अलावा भाई साहब आपको एक प्यारा सा आपकी कंपनी का नाम चाहिए, फर्म का नेम चाहिए। तो अब हम चलते हैं GST पोर्टल के ऊपर मेरे भाई, और वहाँ पे हम जाके देखते हैं कि किस तरीके से क्या क्या सारा काम होगा। तो ये आ गए हम GST पोर्टल के ऊपर, gst.gov.in आप ओपन कर लोगे। अगर आपको देखना है कि भाई साहब मेरे को डॉक्यूमेंट कैसे क्या क्या चाहिए, तो ये रहा एक डोमेन नेम gst.gov.in, ये एड्रेस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप नॉर्मल टैक्स पेयर कर लेंगे जी। और यहाँ पे कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में जो आपको चाहिए भाई साहब, मैंने अभी आपको प्रोप्राइटरशिप के डॉक्यूमेंट बताए थे, आपको पार्टनरशिप खोलनी है तो पार्टनरशिप यहाँ सेलेक्ट कर लो। इसके बाद नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रोमाइसेस, आपकी अपनी है, रेंटेड है, लीज है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, है ना। हम यहाँ पे जो आज अप्लाई करेंगे वो हम करेंगे कंसेंट लेटर के थ्रू। कंसेंट लेटर का फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा, हालांकि टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ, आप वहाँ से जाके ले सकते हो।
टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ 15,000 के आसपास अकाउंटेंट जुड़े हुए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी नॉलेज, सारी अपडेट्स वहाँ पे मिलती है। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, सर्च करो टैली ह्यूमन इंस्टीट्यूट। आपको वहाँ पे जो 14,800 के आसपास कुछ अकाउंटेंट होंगे जुड़े हुए हैं वहाँ पे, आप वहाँ से जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो। कंसेंट लेटर वहाँ पे ऑलरेडी डला हुआ है। न्यू रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए सर्विसेज में आओ, रजिस्ट्रेशन में आओ, न्यू रजिस्ट्रेशन में आओ। ठीक है, डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दी भाई साहब आपको क्या क्या तैयार रखना है। सेलेक्ट करो आई एम मैं क्या हूँ, मैं एक टैक्स पेयर हूँ भाई साहब, मैं क्या हूँ, एक टैक्स पेयर हूँ। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए भैया, इसके बाद अपने को सेलेक्ट जिस स्टेट के आप रहने वाले हो, अपन यहाँ पे यूपी के रहने वाले तो उत्तर प्रदेश ले लेंगे। ठीक है जी। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट हो गया अपना आगरा। लीगल नेम ऑफ बिजनेस में के अंदर आएगा। लीगल नेम ऑफ बिजनेस का मतलब है कि भाई साहब पैन कार्ड पे क्या नाम लिखा है, तो लीगल नेम ऑफ बिजनेस आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, ये लीगल नेम हो गया। यहाँ पे आप अपनी फर्म का नेम नहीं डालेंगे। पैन नंबर भाई साहब यहाँ पे फीड करेंगे। लीगल नेम आपकी फर्म का नेम नहीं होता, लीगल नेम आपका पैन कार्ड पे जो नेम है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप है तो आपके प्रोप्राइटर का पैन कार्ड, पार्टनरशिप है तो पहले आपको पार्टनरशिप का पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी फर्म नेम आ जाएगा लीगल नेम में, और पैन कार्ड में आपकी पार्टनरशिप फर्म का नाम आ जाएगा। इसके बाद आप ईमेल आईडी डाल सकते हो अपनी या अपनी क्लाइंट की, जो भी आप फीड करना चाहो वो आपके रिलेशन के ऊपर है। उसके बाद आप कैप्चा डाल दोगे, देन आप इसको कर दोगे प्रोसीड। प्रोसीड करते भाई साहब एक मोबाइल के ऊपर ईटीपी और एक ईमेल के ऊपर ओटीपी आएगा। मोबाइल वाला ओटीपी हम यहाँ पे ऑन कर लेते हैं, सॉरी ईमेल वाला, और मोबाइल वाला मेरे मोबाइल पे आ गया तो मैं दोनों फीड कर देता हूँ यहाँ पे फटाफट से। तो जी लीजिए, ये आपका ईमेल वाला आ गया। ईमेल वाला मैंने यहाँ से करा कॉपी, कंट्रोल सी प्रेस करके। ठीक है, और यहाँ पे आए, यहाँ पे कर दिया ईमेल वाला पेस्ट। मोबाइल वाला भाई साहब मैंने यहाँ पे फीड कर दिया, इसको कर दिया प्रोसीड। प्रोसीड करती है आपका क्या जनरेट हो गया, टीआरएन नंबर। अगर आप ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन कहीं पे लॉग आउट वगैरह हो जाते हो तो आप इस टीआरएन नंबर के बिहाफ पे लॉगिन द्वारा से कर सकते हो। प्रोसीड कर दोगे इसको आगे आप। इसके बाद आपको टीआरएन नंबर डालना पड़ेगा जो कि आपकी मेल आईडी के ऊपर आ गया होगा। तो मेल आईडी पर हम दोबारा से चलते हैं, एक बार इसको रीलोड कर लेते हैं। सो वो टीआरएन नंबर के बिहाफ पे मैं दोबारा से इसको क्या करूँगा, अब लॉगिन करूँगा। ये रहा टीआरएन नंबर, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। इसको मैंने भाई साहब यहाँ से करा कंट्रोल सी। ठीक है, कैप्स ऑन रखेंगे आप और कंट्रोल वी कर देंगे यहाँ पे। अरे भैया कॉपी नहीं हुआ यहाँ पे, 1 मिनट। कंट्रोल सी करा यहाँ पे, अगेन आए यहाँ पे एंड देन कंट्रोल वी कैप्स ऑन करके। ठीक है सर, कैप्चा डालोगे आप। इसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा द्वारा से, वो आप चाहे एक डालो, मोबाइल का डाल दो, चाहे अपनी ईमेल का डाल दो। पहले क्या था कि आपको दोनों ही डालने थे, अब आप चाहे मोबाइल का डालें चाहे ईमेल का डालें, दोनों में से कोई भी एक आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें भाई साहब फीड कर दिया ये मोबाइल वाला ओटीपी, देन प्रोसीड कर दोगे। बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, मुश्किल से 5-10 मिनट का काम है जीएसटी रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करना। ये पेंसिल का निशान है मेरे भाई, इसके ऊपर क्लिक करो। ठीक है, क्लिक कर दिया साहब इसके ऊपर। अब इसको बताओगे आप ट्रेड नेम। यहाँ पे ट्रेड नेम का मतलब क्या है, फर्म का नाम है। तो भाई साहब ये जो फर्म का नाम है बहुत लंबा चौड़ा है, देखते हैं इतना लंबा चौड़ा आएगा कि नहीं आएगा। चलिए इतना लंबा चौड़ा नाम आ गया है। इनका कहना था कि लंबा ही नाम डालना। ठीक है साहब, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में आप डालोगे प्रोप्राइटरशिप है। क्या है जी, प्रोप्राइटरशिप है। डिस्ट्रिक्ट आगरा अपने आप ऑटोमेटिकली आ गया। आर यू अप्लाइंग फॉर अ रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल पर्सन, नहीं साहब। ऑप्ट फॉर कंपोजिशन, नहीं साहब, हमें पता लग गया हमारी B2B सप्लाई ज़्यादा है, हम नहीं लेंगे कंपोजिशन में। रीज़न फॉर ऑप्टेन, आप यहाँ पे वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी बेसिस पे आप ले सकते हो। डेट ऑफ कमेंसमेंट में आज की डेट ही आपको लेनी पड़ेगी, तो मैं आज की डेट ले लेता हूँ। इससे पहले कोई रजिस्ट्रेशन मेरे पास नहीं है, देन मैं इसके बाद कर दूंगा प्रोसीड, सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा जो है नेम ऑफ़ पर्सन लिखा आ गया। अब यहाँ पे नेम ऑफ़ फादर जो आप पैन कार्ड से ले सकते हो। ठीक है जी, फादर नेम यहाँ से ले लेते हैं।
ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लेंगे साहब, ये भी आप पैन कार्ड से ले सकते हैं। मोबाइल नंबर ऑलरेडी मैंने बता दिया था आपको वहाँ पे, दोबारा मैं इसको फीड कर देता हूँ। इसके बाद ईमेल एड्रेस हो गया, या आप ऑनर की डिटेल फिल कर रहे हो, ऑनर की डिटेल फिल कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। ये फीमेल हो गई जी, डेजिग्नेशन हो गई आपके प्रोप्राइटर, ठीक है। इसके बाद आधार नंबर अभी नहीं डालना, आपको आगे चल के डालना है। रेजिडेंशियल आप एड्रेस डाल देंगे साहब यहाँ पे, अब वो आप आधार में से ले लेंगे रेजिडेंशियल एड्रेस। चलिए इनका आधार में से रेजिडेंशियल एड्रेस ले लेते हैं। लो जी, जो रेड होते हैं वहाँ पे आपको फिल करना मैंडेटरी होता है। चीज़ आपको पता होगी कि जहाँ पे रेड निशान होता है इस तरीके से, वो मैंडेटरी फिल होता है, बाकी ऑप्शनल होता है आपका, ठीक है। रेजिडेंशियल एड्रेस जो है इनका वो उज्जैन का है। अब आप सोच रहे हो एमपी का है तो आप यूपी में अप्लाई क्यों कर रहे हो? भैया शादी होके आ गई हैं, यूपी में है, ठीक है। तो चूज़ फाइल कर लोगे, यहाँ पे आप पिक्चर ले लोगे, पर आधार के हिसाब से आपको रेजिडेंशियल एड्रेस जो डालना है वो आपको आधार के हिसाब से डालना है। ये फ़ोटो आ गई साहब, फ़ोटो को अपलोड कर दिया आपने। फ़ोटो का जो साइज़ है आपका वो 100 KB का होना चाहिए। ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, बिल्कुल जी साहब, यही ऑथराइज सिग्नेचरी रहेंगी। सेव एंड कंटिन्यू कर दोगे आप इसको। इसके बाद प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे जो भी रेजिडेंशियल डिटेल्स आपने फिल की हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई, सब कुछ लिखा हुआ। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर दोगे इसको। कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो, उसके डॉक्यूमेंट लेने के बाद। डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अब आ रहा है भाई साहब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में आप वो लोगे जहाँ पे कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। वो हो सकता है कि आपकी रेंटेड जगह हो, ठीक है। वो हो सकता है कि आपकी भाई साहब अपनी खुद की जगह हो, और वो हो सकता है कि आपके माता पिता की जगह हो या ब्लड रिलेशन में। तो अगर माता पिता की जगह तो आप कंसेंट लेटर लगा सकते हो। कंसेंट लेटर कुछ इस तरीके से होता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका फॉर्मेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा ही काफ़ी PDF वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। सो ये हो गया भाई साहब इनका प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ पे कि व्यापार करेंगे। तो ये हो गया प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है साहब। तो इसको हम यहाँ पे फीड कर देंगे अब 129 MIG ये हो गया साहब आपका एड्रेस। आपने कंसेंट लेटर में से ले लिया। एक चीज़ ध्यान रखना कि कंसेंट लेटर में जो एड्रेस है वही आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हो। कंसेंट लेटर कब लगेगा? जब ब्लड रिलेशन हो, मतलब माता पिता की जगह, दादाजी की जगह, दादी जी की जगह है, जो क्लोज ब्लड रिलेशन है वो होना चाहिए आपका। उस केस में आप 10 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर ये एक फॉर्मेट, ये आपके सामने है, फॉर्मेट आप प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। इस फॉर्मेट को प्रिंट करने के बाद आप कंसेंट लेटर प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल को आप अटैच करोगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर जो एड्रेस होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जो एड्रेस होगा वही कंसेंट लेटर पे एड्रेस होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आगरा ले लेंगे साहब, और पिन कोड जो आपका 282010, ठीक है। लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड डालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे रेड निशान नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आता है वो आता है स्टेट ज्यूरिडिक्शन का, कि आपका भाई साहब सेल टैक्स ऑफिस जो है वो कौन सा पड़ेगा। सो इसके लिए मेरे पास तो हालांकि शीट है, मैं तो शीट में से देख के डाल दूंगा। बट आपके वाले केस के अंदर आपको क्या करना है कि आप अपने जाते हो उससे पूछ लो, भैया
जो आपके पास अप्लाई करवाने आए क्लाइंट उससे पूछ लो, पर उसको हो सकता है कि ना पता हो, उसे इतना पता होता तो वो खुद ही अप्लाई कर लेता, आपके पास आता क्यों। तो सेल टैक्स ऑफिस में जाके आप पता कर सकते हो, सेल टैक्स की वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल होती हैं शीटें कई बार, या आप ऑफिस में जाके पता कर सकते हो, या सबसे बेस्ट है कि जो आपके पास क्लाइंट आया उससे कह दो भाई साहब आपके आस पड़ोस में जो GST नंबर किसी की बोर्ड पे लिखा वो ले आओ, मैं उस एरिया को सर्च कर लूँगा। सर्च करने का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। GST में सर्च टैक्स पेयर का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है, आप उसका GST नंबर सर्च करके वहाँ पे पता लगा सकते हो। अभी मेरे पास जो है एक फ़ाइल है, मैं उस फाइल में से पता लगा लूँगा। सेक्टर चूज़ करना आपके लिए थोड़ा सा टफ टास्क है। सेक्टर चूज़ करने के लिए मैंने आपको बता दिया, या तो आप अपने सेल टैक्स ऑफिस में जाके आप पूछ सकते हो कि पर्टिकुलरली ये एड्रेस आपका आता है या नहीं आता, या आप अपनी स्टेट की वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हो, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। या फिर आप अपने क्लाइंट से कह सकते हो कि आपके आस पड़ोस में नेबर में कोई भी GST नंबर है, आप उसको एक बार ले आओ, तो उसके सर्च के बिहाफ पे आप सेक्टर को पता लगा सकते हो, ठीक है। रेंज के लिए आपके पास ये लिंक है, आप इसको रेफर कर सकते हो, यहाँ से रेंज ले सकते हो। नेचर ऑफ पोजेशन के अंदर हम पहले कंसेंट लेटर को अपलोड कर लेते हैं। सो कंसेंट लेटर का मैंने साइज़ छोटा कर लिया है और मैं इसको यहाँ से अपलोड कर दूंगा। 100 KB से छोटा का साइज़ होना चाहिए आपका इसका। देन उसके बाद आप साथ में अपलोड करोगे इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर आपकी अपनी संपत्ति है, अपनी जगह है, तो आप केवल इलेक्ट्रिसिटी बिल से भी आपका काम चल जाएगा। सो यहाँ पे मैंने इसको ले लिया इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेरा ये रहा मेरे पास। इसका साइज़ भी जो है वो 100 KB से कम का है, 88 KB का है। सो मैं इसको भी अपलोड कर दूंगा। दोनों चीज़ें अपलोड करने के बाद आप भाई क्या करोगे, आप यहाँ पे देखोगे नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट एट अबव मेंशन प्लेस। यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी कैरिड आउट होंगी, मतलब एक ऑफिस हो गया मेरे हिसाब से, मेरे वाले केस में रिटेल का बिजनेस हो गया। इसके अलावा जो आपको लगता है वो आप ले सकते हो, रेसिपेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो गई, सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो गई। तो ये चीज़ें लेने के बाद मैंने क्या कर दिया, इसको सेव एंड कंटिन्यू। अगर आपके पास कोई एडिशनल बिजनेस है आप उसको ऐड कर सकते हो, प्लेस ऑफ बिजनेस है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो ठीक है, कंटिन्यू कर दोगे आप इसको। कमोडिटी जिसके अंदर आप डील कर रहे हो, कमोडिटी आप सर्च कर सकते हो, आपके पास GST वेबसाइट पे भी सर्च करने का ऑप्शन होता है, मैंने पहले से ऑलरेडी सर्च करा हुआ है। सो SSC कोड यहाँ पे बेसिकली मेरे क्लाइंट का सर्विस का काम है, सो मैं SSC कोड यहाँ पे डाल दूंगा। एजुकेशनल सर्विसेज है इनकी। इसके अलावा जो भी सर्विसेज है मेरे को जो लगा है, जो उन्होंने मेरे को बताया उस हिसाब से मैंने सर्विस को ले लिया है। आप भी सर्विस सर्च कर सकते हो, HSN कोड जो है आप सर्च कर सकते हो GST की वेबसाइट के ऊपर जाके। आपको 5 जो है टॉप आप HSN कोड यहाँ पे डाल सकते हो जिसमें कि आप डील करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आप गुड्स के HSN कोड भी डाल सकते हो। सर्विस वाले केस में SSC हो जाता है, गुड्स वाले केस में वो HSN हो जाता है। सो मैंने ये सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं। इसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। सेव एंड कंटिन्यू अगेन कर दूंगा। यहाँ पे कोई भी नंबर मेरे पास नहीं है। और इसके बाद आधार का ऑथेंटिकेशन होगा, मतलब एक बार रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद एक लिंक आएगा आपके पास। क्या आएगा? लिंक। Note: please make sure that the email and mobile number of promoters, partner, primary authorized signature provided by you are correct. The Aadhaar validation link shall be forward on the email mobile number provided you. मतलब यह भाई साहब जो आपने email ID मोबाइल नंबर भेजा था इसके ऊपर लिंक आएगा। लिंक के बाद आप आधार नंबर डालोगे। आधार नंबर के बाद जो OTP जाएगा वो उस मोबाइल पे OTP जाएगा जो कि आपके आधार से अटैच है, ना कि ये वाला। ऐसा नहीं है कि आपके इसके ऊपर जो है वो मोबाइल और मोबाइल का OTP आएगा, जो आपके आधार से होगा, बट लिंक जो है वो इस वाली ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के ऊपर आएगा। सो इसको ऑथेंटिकेशन कहते हैं आधार का। इससे आपको GST नंबर विदाउट ऑथेंटिकेशन के मिल जाता है। हालांकि बाद में ऑफिसर के बाद पावर है कि वो सर्वे करने भी आपके पास आ सकता है। तो सेव एंड कंटिन्यू हम कर देंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पे कंफर्म करते हुए ऑथराइज सिग्नेचर जो हमने लिया था, प्लेस डालोगे आप आगरा और इसको आप कर दोगे सबमिट विद EVC, ठीक है। एक मेरे पास कोड आ गया होगा। अभी मेरी एप्लीकेशन जो है पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होगी, लास्ट में मेरे को आधार को ऑथेंटिक करना पड़ेगा। सो Ctrl+C मैंने यहाँ से करा इसको, OTP को, एंड Ctrl+V यहाँ पे कैप्स ऑन के साथ में Ctrl+V कर दूंगा। ये मैंने कर दिया वैलिडेट OTP। सो यहाँ पे मेरा ARN नंबर जनरेट हो जाएगा जो कि मेरे मोबाइल पे, इस पर ईमेल आईडी और मोबाइल दोनों पे आ जाएगा। अभी मेरी एप्लीकेशन GST पोर्टल पे जितनी सबमिट होनी थी वो पूरी सबमिट हो चुकी है, बट अभी भी आपकी फाइनल एप्लीकेशन सबमिट नहीं है जब तक आप आधार को ऑथेंटिक नहीं कर दोगे। सो आधार ऑथेंटिक के लिए आपके पास एक मेल आ जाता है। अभी मेरे पास नहीं आएगा क्योंकि हम लाइव कर रहे हैं, सो थोड़ा सा उसको समय लगता है, बट फिर भी मैं आपको आधार ऑथेंटिकेशन का एक मेल दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपके पास एक लिंक आएगा। किस तरीके से आएगा? इस तरीके से, हाइपर लिंक फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार ऑफ द एप्लीकेंट। सो ये जो मेल ID हमने डाली थी वो आएगा। यहाँ पे आप क्लिक हेयर कर सकते हो। हालांकि आधार ऑथेंटिकेशन की मैं ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ। सो ये मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरा आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। ये पुराने वाला GST नंबर है जिसका मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, नया का अभी मेरे पास आएगा। सो वो वीडियो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको आधार ऑथेंटिक कैसे करना है आपको। इसके अलावा ये GST नंबर
कब, जब मेरे पास आ जाएगा वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। और अगर इसका स्टेटस भी अगर मेरे को सर्च करना होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि स्टेटस कैसे सर्च किया जाता है। एक बार मेरे पास ARN नंबर आ जाए उसके बिहाफ में मैं आपको बता दूंगा। सो भाई ये पूरा प्रोसेस है, इस तरीके से जो है आप अपने GST नंबर को अप्लाई कर सकते हो। कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसके अंदर, सिंपल सा प्रोसेस है, कोई बहुत ज़्यादा कहानी नहीं है। सो आप इसको यूज़ करते हुए अपने GST को अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिली होगी। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।